इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेट एक्सेल एज वेल एज कुछ क्वेश्चन गेट बीटी के हैं। आप गेट एक्सेल के स्टूडेंट हैं तो गेट बीटी के उन क्वेश्चंस को जो है आप एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज हमें प्रैक्टिस से ही मतलब है। ऑल दो क्वेश्चन का लेवल ऑलमोस्ट सेम रहता है। पहला सवाल है, ऑफ कोर्स दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम सेल बायोलॉजी। क्वेश्चन में ये एक जनरलाइज क्वेश्चन है, ठीक है। आपको यहाँ पे ऑर्गेनेलिज दे के रखी हैं और उनके फंक्शंस दे के रखे हैं। तो पहले आप जब भी ऐसा दिया जाए तो पहले लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट से चलिए, तब जाके उसको मैच कीजिए। जैसे बोला है डाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब मैं यहाँ पे नाम पढ़ूँ, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, साइटोस्केलेटन। अब डाइजेशन जो है ऑब्वियसली ये सिर्फ और सिर्फ लाइसोसोम ही तो कर सकता है, तो वी कैन से कि पी का 1 मैच होगा। नेक्स्ट है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड। इसके लिए हम पेरोक्सिसोम को कंसीडर कर सकते हैं, और तो कोई ऑप्शन यहाँ मैच नहीं होने वाला है। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड टू द शुगर। ऑफ कोर्स ये ग्लाइऑक्सिसोम के थ्रू किया जाता है। एंड लास्ट इज इन्वॉल्वमेंट इन द सेल मोटिलिटी, नन अदर देन साइटोस्केलेटन। बहुत बेसिक, बहुत जनरल क्वेश्चन था सेल बायोलॉजी का। तो ये हो गया पी का 1, क्यू का 2, आर का 3, एस का 4। यानी सीधे सीधे इन्होंने पूरा मैच करके ही देके रखा था आंसर 1। अगला सवाल, टार्पिनॉइड आर मेड ऑफ डैश यूनिट। ऑफ कोर्स ये बॉटनी का क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़ाया गया है आपको कि किस यूनिट से मिलकर बना होता है, उसको हम बोलते हैं आइसोप्रीन यूनिट, जो कि कितने कार्बन कंपाउंड होता है, 5 कार्बन कंपाउंड। तो ये गलत हो गया, ये गलत। वी कैन गो विथ थर्ड ऑप्शन एंड दिस वन इज रॉन्ग। अगला सवाल, which of the following condition will contribute to the stability of gene pool in natural population? अब जीन पूल जो है नेचुरल पॉपुलेशन का, उसे स्टेबल कौन करके रखता है? स्टेबल यानी जो कि ज्यादा चेंज ना करे, ठीक है। देयर शुड बी नो चेंज। लार्ज पॉपुलेशन क्या करेगा? लार्ज पॉपुलेशन अगर है, यानी पॉपुलेशन का साइज बहुत लार्ज है, तो उसमें होने वाले छोटे छोटे से चेंजेस अपना सिग्निफिकेंट इफेक्ट शो नहीं कर पाएंगे। तो वी कैन से कि यस, ये एक स्टेबल कंडीशन मेंटेन कर सकता है। नो नेट म्यूटेशन, म्यूटेशन नहीं होगा तो वेरिएशन नहीं होगा, वेरिएशन नहीं होगा तो चीजें क्या होंगी, स्टेबल देखी जाएंगी, जीन पूल स्टेबल देखा जाएगा। नॉन रैंडम मीटिंग, नॉन रैंडम मीटिंग होगा मतलब कि सेलेक्टिव मीटिंग होगा, और सेलेक्टिव मीटिंग क्या करता है, जीन पूल को वैरी करवाता है, जीन पूल में डिस्टर्बेंस लेकर आता है, जीन पूल में वेरिएशन लेकर चला आएगा। ऑफ कोर्स वो स्टेबिलिटी तो मेंटेन नहीं करेगा। यस, अगर यहाँ पे रैंडम मीटिंग होता तब हम कहते हैं कि वो स्टेबिलिटी मेंटेन करता, लेकिन यहाँ पे इन्होंने नॉन रैंडम मीटिंग दिया है, तो वी कैन से कि ये क्या हो गया, गलत हो गया। ये स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं कर सकता जीन पूल का। नो सिलेक्शन, ऑफ कोर्स सिलेक्शन नहीं होगा तो अगेन जीन पूल चुपचाप स्टेबल रहेगा बिना किसी सिलेक्शन प्रेशर के। तो वी कैन से कि पी, क्यू, एस, ये तीनों ही जो स्टेटमेंट्स या फिर ऑप्शन दिए गए थे, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं जीन पूल को, तो ये ऑप्शन नहीं होंगे। फोर्थ ऑप्शन में इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, वी कैन गो विथ फोर्थ। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ट्रैफिकिंग इन यूकैरियोटिक सेल इज और आर करेक्ट। ये एक एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है। जितने पॉसिबल ऑप्शन है, सारे पॉसिबल ऑप्शन आपको सही करने होंगे, और अगर आप गलत करते हैं तो नेगेटिव तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप पूरे ऑप्शन सही करते हैं तभी मार्क्स मिलेगा। तो बोला है डायनामिन बाइंड जीटीपी एंड इज इन्वॉल्व इन द वेसिकल बडिंग। बिल्कुल सही। जब इस टाइप से पिट्स बनते हैं ना, जिसमें कि मॉलिक्यूल पैक होते हैं, तो इसको यहाँ से क्लिप ऑफ करवाकर वेसिकल फॉर्म में बर्ड करवाने में कौन मदद करता है? दैट इज डायनामिन प्रोटीन, और ऑफ कोर्स उसके लिए वो जीटीपी का इस्तेमाल करता है। ये एकदम सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, डायनामिन इज इन्वॉल्व इन साइटोस्केलेटन रीमॉडलिंग। बिल्कुल नहीं। Dynin binds ATP and is involved in movement of organelle along with the microtubule. Yes, dynin का ये वर्क देखा गया है। ये one of the good function of, या फिर आप कह सकते हो one of the famous function of dynin. Dynin binds GTP and is involved in the movement of organelle along with the microtubule. GTP से बाइंड नहीं करता, वो ATP से बाइंड करता है। तो we can say कि यहाँ पर A and C स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है एज अ MSQ क्वेश्चन। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज लोकेटेड इन द आउटर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन, यानी OMM में कौन सा यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट रहता है? तो साइट्रेट सिंथेज तो नहीं रहता है, फ्यूमारेज भी नहीं रहता है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज A एंड B टाइप, ये दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, मेनली इन द ब्रेन, ठीक है। तो वी कैन गो विद द थर्ड ऑप्शन।
अगला सवाल है फिलामेंटस फोटोसिंथेटिक एल्गी वेर प्लेस्ड ऑन अ माइक्रोस्कोपिक स्लाइड एंड इल्यूमिनेटेड विद द लाइट ऑफ अ डिफरेंट कलर एज इलस्ट्रेटेड। फिलामेंटस फोटोसिंथेटिक एल्गी को जो है स्लाइड पे रखा गया, उसके बाद उसको डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट्स से इल्यूमिनेट किया गया। उसके बाद क्या हुआ, द बैक्टीरिया दैट आर नोन टू माइग्रेट टूवर्ड द रीजन ऑफ हाई O2 वेर ऑल्सो एडेड यूनिफॉर्मली ऑन स्लाइड। अब ऐसे बैक्टीरिया को इन स्लाइड्स पे ऐड किया गया जिनका काम था जहां पर हाई O2 है वहां पे माइग्रेट करना, जहां पे O2 नहीं होगा वहां पे वो माइग्रेट नहीं करेंगे, और उनको भी जो है स्लाइड्स पे यूनिफॉर्मली दे दिया गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इलस्ट्रेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैक्टीरिया along the length of the microscopic slide after illumination। अब यहां जो ग्राफ देके रखा है आपको बताना है कि कौन सा ग्राफ एकदम सही स्टेट बता रहा है। जब हम बैक्टीरिया को हमने ऐड किया स्लाइड पे तो बैक्टीरिया किस तरीके से अपना डिस्ट्रीब्यूशन शो करेगा डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि ये सिर्फ वहीं माइग्रेट करते हैं जहां हाई O2 होगा, और हाई O2 होगा मतलब वी आर टॉकिंग रिगार्डिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट, राइट, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज O2। तो अगर हम लाइट जोन को देखें तो सीधी सी बात है ब्लू जोन एंड रेड जोन, यही दो एरिया ऐसा है जहां पे हम कह सकते हैं कि भाई देयर विल बी अ हाई O2 इवोल्यूशन एंड हेंस इसी दोनों रीजन में बैक्टीरिया का हमें डिस्ट्रीब्यूशन हाई दिखेगा। इनफैक्ट ये वन ऑफ द फेमस एक्सपेरिमेंट है, अगर आप फोटोसिंथेसिस जब पढ़ते हो तो ये बेस जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं ना उसी टाइम पे एक्सपेरिमेंट चला आता है। तो यानी हमें कोई ऐसा ग्राफ चाहिए जो कि रेड जोन में हाई जाए एज वेल एज ब्लू जोन में हाई जाए एज वेल एज रेड जोन में हाई जाए, राइट। अब ऐसा ग्राफ अगर हम पहला वाला देखते हैं तो देखिए यहाँ ब्लू में हाई जा रहा है, रेड में हाई जा रहा है, ओके, तो वी कैन गो विद द फर्स्ट ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है हमको। यहाँ ग्रीन में जा रहा है, यहाँ रेड में जा रहा है, जो कि ये तो सही नहीं है, ग्रीन वाला तो सही नहीं है। यहाँ ग्रीन में हाई गया, नो, गलत अगेन। यहाँ पे ब्लू में हाई गया, ठीक है, यहाँ पे येलो पे हाई चला गया, अगेन गलत। तो वी कैन गो विद द फर्स्ट ऑप्शन। अगला सवाल है क्वेश्चन सेंटर इज प्रेजेंट इन, ये भी जो है आपके बॉटनी का सवाल है, मेनली क्लासिकल पोर्शन आप कह सकते हो वहां पे चला आता है। लीफ मेरिस्टम का पार्ट है, नो। रूट एपिकल मेरिस्टम, यस। रैम, रैम का पार्ट है, ये देख सकते हैं, दिस इज अ एरिया ऑफ क्वेश्चन सेंटर। शूट एपिकल मेरिस्टम, नो। फ्लोरल मेरिस्टम, नो। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर पार्ट ऑफ द मैरीन इकोसिस्टम, ये जो है एमएसक्यू क्वेश्चन है। मेक श्योर एमएसक्यू क्वेश्चन के बारे में आपको मेंशन होता है कि भाई जो क्वेश्चन आप अटेंड कर रहे हो वो एमएसक्यू है या नहीं है, वो मेंशन होगा, ठीक है। तो इनमें से कौन सा मैरीन इकोसिस्टम है? मैरीन इकोसिस्टम की जब भी हम बात करते हैं भाई वाटर से रिलेटेड बोला गया है। ओपन ओशन तो बिल्कुल हो सकता है मैरीन इकोसिस्टम का पार्ट। चपारल्स ये नहीं हो सकते बिकॉज ये क्या होते हैं, ये होते हैं स्क्रब लैंड प्लांट, इनके पास जो है इनका अगर हम ओवरऑल कंपोजिशन देखें तो यहाँ पे जो है स्क्रब लैंड प्लांट कम्युनिटीज देखी जाती हैं जो कि कंपोज होती हैं ब्रॉड लीव्स, एवरग्रीन शर्ब्स, बुशेस एंड स्मॉल ट्रीज से, ठीक है। यहाँ पे माउंटेन्स वगैरह भी देखे जाते हैं, तो ये किसी भी एंगल से तो मैरीन इकोसिस्टम का तो पार्ट लग नहीं रहा है ये, राइट। दिस इज अ चपारल। डीप सी ये हो सकता है मैरीन इकोसिस्टम का पार्ट, फिशरीज भी हो सकती हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा A, C, D ये तीनों ही स्टेटमेंट हमको सही लग रहा है। अगला सवाल, एन अरबिडोप्सिस थालियाना म्यूटेंट प्लांट डेवलप्ड डिफेक्टिव फ्लावर विद द अल्टर फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी एंड पैटर्निंग इन दिस म्यूटेंट, यानी ये म्यूटेंट है, जो 4 फ्लावर के रोल्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, सेपल सेपल कार्पल कार्पल, यानी जो म्यूटेंट है वो म्यूटेंट हमको दिख रहा है कैसे, सेपल सेपल कार्पल कार्पल। और हमें वाइल्ड टाइप का क्या केस देखने को मिलता है? वाइल्ड टाइप में अगर हम देखें तो फर्स्ट रोल में हमें सेपल मिलता है जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ए, सेकेंड रोल में हमें पेटल मिलता है जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है A+B, थर्ड रोल में हमें मिलता है स्टेमन जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है B+C, एंड फोर्थ रोल में मिलता है हमें कार्पल जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अकेला C। क्योंकि फर्स्ट रोल में सेपल बना है तो ऑफकोर्स यहाँ A एक्सप्रेस हो रहा है, सेकंड में भी सेपल बना है यानी यहाँ पे भी सिर्फ अकेला A एक्सप्रेस हो रहा है, कार्पल कार्पल यानी यहाँ पे भी C हो गया, यहाँ पे भी C हो गया, यानी सीधी सी बात कहें तो भाई देयर इज अ म्यूटेशन इन B क्लास जीन, राइट। क्लास ए जीन में म्यूटेशन, नो। सवाल क्या पूछा है, बेस्ड ऑन द टिपिकल ABC मॉडल ऑफ फ्लोरल ऑर्गन पैटर्निंग विच अमंग द फॉलोइंग म्यूटेटेड इन द प्लांट, कौन सा जीन म्यूटेट हुआ है प्लांट में? क्लास बी जीन, यस, वी कैन गेट एग्री ऑन दैट। सी नहीं होगा, डबल म्यूटेंट फॉर A एंड C बिल्कुल नहीं होगा।
अगला सवाल, मैच द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। यहाँ पे जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स देके रखा है और यहाँ पे उनके ग्रुप देके रखे हैं। अब जब भी ऐसे सवाल आए, देखिए ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि दुनिया में जितने भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एग्जिस्ट करते हैं हमें उनका नाम पता हो, हमें उनका क्लास पता हो। तो जब भी ऐसे सवाल आए, पहले तो कोशिश ये कीजिए कि क्या आपके नोन एरिया से कुछ पोर्शन आया है। जैसे कि अगर मैं देखूं तो निकोटीन मुझे पता है कि ये एल्कलॉइड होता है, पढ़ाया गया है आपको, नोट्स में आप चेक कर सकते हैं। तो एस का जो है मैं एल्कलॉइड कंसिडर कर सकती हूँ। अब अगर मैं एस का एल्कलॉइड कंसिडर करती हूँ, यानी एस का फोर देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो यानी ये दो ऑप्शन मेरे हट गए। इससे एक और हिंट मिला मुझे, देखिए टी का थ्री इधर भी है, टी का थ्री इधर भी है। तो मुझे पता हो या ना पता हो, टी दैट इज ल्यूटियोलिन, इसका जो है ये कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, दैट इज फ्लेवन। तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ये हम ले सकते हैं फ्लेवन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगर हम ऑप्शन को, देखिए इधर भी आर का टू है, आर का टू है, ठीक है, दैट इज अमाइडालिन। आर का टू यानी सिनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स। ये ऑल दो आप जो है अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। अगर ये आ चुका है तो नोट्स में आप ऐड कर लीजिएगा, जो आपको लिस्ट प्रोवाइड की गई है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, उसी लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, बी फर्नेसिन, ये देखिए नाम सुना सुना लग रहा है, हमने फर्नेसाइल कोए पढ़ा है जो कि 15 कार्बन कंपाउंड होता है, और यहाँ पे भी 15 कार्बन कंपाउंड में सस्क्विटार्पिन दिया गया है। तो ये एक और यहाँ पर हमारे पास हिंट था कि वी कैन गो विथ फर्स्ट ऑप्शन, राइट। तो क्यू का वन, देखिए क्यू का वन यहाँ पे सिर्फ एक ही में है, तो हमने जो है इसको ले लिया कि ये जो है सेस्क्वी टार्पिन का एग्जाम्पल है, राइट। फिर आगे चला आता है माइरिसिन, जो कि इकलौता ऑप्शन जो बच गया है उसी के साथ मैच हो जाएगा, दैट इज योर मोनो टार्पिन। अब इस तरीके से देखें तो वी कैन गो विद दी डी ऑप्शन। अगला सवाल, मेक करेक्ट मैच बिटवीन द ग्रुप वन एंड ग्रुप टू इन रिलेशन टू द इंटरेक्शन बिटवीन द टू स्पीसीज। अब डेफिनेशन पढ़िए एज वेल एज उनकी नाम के साथ उनको मैच कीजिए, सिंपल। बोला है नीदर कैन सर्वाइव अंडर नेचुरल कंडीशन विदाउट द अदर। अब जो ऑप्शन है यहाँ पे म्यूचुअलिज्म लग रहा है, क्योंकि बोल रहा है कि कोई भी स्पीसीज जो है, मतलब दोनों में से कोई भी स्पीसीज नेचुरल कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकते एक दूसरे के बिना, यानी डायरेक्ट डिपेंडेंसी है इस केस में। तो फॉर श्योर ये जो है एस का वन होगा। एस का वन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तीन ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट है डायरेक्ट इनहिबिशन ऑफ वन स्पीसीज बाय द अदर स्पीसीज यूजिंग अ टॉक्सिक कंपाउंड, और ये टॉक्सिक कंपाउंड को जो है हम एलिलोकेमिकल का नाम दे सकते हैं। एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को कुछ टॉक्सिक कंपाउंड रिलीज करके तब इनहिबिट करती है, और ऐसा केस हमें एलिलोपैथी जो कंडीशन होता है उसमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि एलिलोपैथी एक ऐसा बायोलॉजिकल फिनोमेना है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है कुछ बायोकेमिकल प्रोड्यूस करके दूसरे ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ, सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। अब ये जो इफेक्ट है ये डेट्रीमेंटल भी हो सकता है, ये बेनिफिशियल भी हो सकता है, मैक्सिमम केसेस में ये डेट्रीमेंटल होता है। तो हम क्यू का जो है सेकेंड ले सकते हैं, एस का वन, क्यू का टू, सिर्फ बी ऑप्शन में है, देखिए यहाँ पर। अगला फिर भी हम टैली कर लेते हैं। नीदर इज अफेक्टेड बाई द एसोसिएशन विद द अदर, मतलब दो स्पीसीज में से कोई भी एक दूसरे के एसोसिएशन से अफेक्ट नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पर जो है जीरो जीरो का रिलेशन बन रहा है, जीरो जीरो यानी न्यूट्रलिज्म हो गया यहाँ पर, थर्ड ऑप्शन। पी का थ्री, देखिए पी का थ्री यहाँ पे, देखिए ये भी टैली हो गया। नेक्स्ट देखिए, वन इज इनहिबिटेड एंड अदर इज नॉट अफेक्टेड, एक इनहिबिट हो रहा है यानी माइनस इफेक्ट पड़ रहा है, दूसरा नॉट अफेक्टेड है यानी जीरो पड़ रहा है। माइनस जीरो का रिलेशन क्या कहलाता है, अमेंसिलिज्म कहलाता है। ये हो गया फोर, यानी आर का फोर, देखिए आर का फोर, सो वी कैन गो विद दी बी ऑप्शन। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डेवलप्स एडेप्टिव प्रीडेटर अवॉइडेंस मॉर्फोलॉजी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रीडेटर नंबर इन इट्स हैबिटेट। यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसने की अपने प्रीडेटर को अवॉइड करने के लिए मेनली अवॉइडेंस टेक्निक जो यूज किया है उसमें उसने मेनली अपने मॉर्फोलॉजी में चेंजेस किए हैं। वो इसलिए क्योंकि उसके एरिया में जो है बहुत सारे प्रीडेटर्स देखे जाते हैं। तो देखिए ऑप्शंस यहाँ पे बहुत कुछ है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये आपका केस स्टडी पे आया है, और जब भी ऐसे सवाल आते हैं अगर आपके पास आइडिया है ना तभी आप आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज आप कितना भी टाइम इन पे स्पेंड कर लीजिए आप आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा डेफिना। डेफिना जो है ऑब्वियसली ये आपको प्लैंक्टोनिक कैटेगरी में देखा जाएगा, और इसका मेन काम क्या होता है, इसने प्रीडेटर को अवॉइड करने के लिए
एक एडेप्टेशन किया है जिसको कि हम नाम देते हैं साइक्लोमॉर्फोसिस, जिसमें जो है ये अपना साइज चेंज कर सकता है, साइज एंड शेप दोनों ही चेंज कर सकता है, और वो ऐसा चेंज करके खुद को जो है लेस सूटेबल बना लेता है फीडिंग के लिए। मतलब कि जो प्रीडेटर इस पे अटैक करेगा, उस प्रीडेटर का जो है अपना एक प्रेफरेंस है कि मेरे प्रे का बॉडी साइज एंड शेप कैसा होना चाहिए, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये अपने शेप एज वेल एज साइजेस में चेंज कर दे रहा है, जिसके लिए अब ये उतना सूटेबल नहीं है जितना सूटेबिलिटी उस प्रीडेटर को चाहिए। ये क्या कर सकता है, ये जो है मेनली अपने साइज को लार्ज भी कर सकता है, स्मॉल भी कर सकता है, जस्ट टू अवॉइड द कंजम्पशन बाय मेनी टाइप ऑफ फिश विच यूजेस द डेफिना एज अ प्राइमरी फूड। क्योंकि जो यहाँ पे बाकी फिशेस हैं वो इसके लिए प्रीडेटर का काम कर रही हैं, उससे खुद को अवॉइड करने के लिए मेनली जो है ये इसने इस टाइप की टेक्निक यूज की है जिसमें अपने मॉर्फोलॉजी को चेंज करके खुद को बचा लेता है। तो वी कैन गो विद द फर्स्ट ऑप्शन।